कल्पना कीजिए कि कोई लगातार 6 घंटे से अपनी डेस्क पर बैठा है। मतलब मेंटल लेवल पर वो बिल्कुल थक चुका है। हाँ, और उसे लग रहा होगा कि आज तो उसने पहाड़ तोड़ दिया है काम करके। एग्जैक्टली उसे लगता है कि उसने आज जितनी मेहनत की है ना, उतनी शायद ही कभी की हो। लेकिन जब शाम को वो देखता है कि असली काम क्या हुआ, तो पता चलता है कि रिजल्ट जीरो है। बस कुछ ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया या फिर सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस चेक कर लिए। वही तो, कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर ली और दिन खत्म। आजकल ना काम के बाद होने वाली ये जो खोखली थकावट है, ये बहुत आम हो गई है। बिल्कुल सही बात है। लोग इस बात से परेशान है कि आखिर उनका अपना दिमाग उनके ही खिलाफ क्यों काम कर रहा है। ये आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना है। लोग सच में मेहनत कर रहे हैं, उनका शेड्यूल बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन वो मेहनत किसी एक दिशा में फोकस नहीं हो पा रही है। हाँ, फोकस गायब है। उस शराबे में कहीं खो गई है। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम इसी उलझे हुए विषय को समझेंगे। आज हम कैल न्यूपोर्ट की बहुत ही मशहूर किताब डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड पर बात करने वाले हैं। ये सच में एक बहुत ही जरूरी किताब है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हम एक हाई लेवल का फोकस कैसे पा सकते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स या प्रोफेशंस के लिए जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम देखेंगे कि इन डीप वर्क के प्रिंसिपल्स को हम अपने डेली रूटीन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि कम टाइम में ज्यादा और बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आखिर कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को डिफाइन कैसे किया है। न्यूपोर्ट इसको एक ऐसी मेंटल स्टेट बताते हैं जहां इंसान अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को, यानी अपनी सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल उसके टॉप लेवल पर पुश कर देता है। अच्छा। ये एक ऐसी स्टेट है जहां बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और कुछ नया वैल्यू क्रिएट करते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है शैलो वर्क। यानी उथला काम। हाँ, शैलो वर्क जो हमारी मेंटल एनर्जी को चूस लेता है और जिसे आसानी से कोई भी कर सकता है, जैसे ईमेल्स चेक करना या फाइल्स अरेंज करना। इस थियरी को प्रैक्टिकल लाइफ में समझने के लिए ना, जेसन बेन की कहानी से बेहतर शायद ही कुछ है। ओह, जेसन बेन का एग्जाम्पल वो बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, मतलब जेसन एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर काम करते थे और उनका काम इतना बोरिंग और मशीन जैसा था कि उन्हें लगा कि ये काम तो कोई साधारण कंप्यूटर स्क्रिप्ट भी कर सकती है। तो उन्हें लगा कि उनकी जॉब खतरे में है। बिल्कुल। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी कॉम्प्लेक्स स्किल सीखनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इंटरनेट सर्फिंग और ईमेल्स चेक करने की बुरी लत का शिकार हो चुके थे, जो कि आजकल सबके साथ होता है। हाँ, उनका दिमाग किसी भी मुश्किल चीज पर टिक ही नहीं पाता था। और जेसन की ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि डिजिटल लत हमारे ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल लेवल पर कितनी गहरी हो सकती है। सही बात है। जब उन्होंने कोडिंग सीखने का फैसला किया तो उन्हें समझ आ गया था कि नॉर्मल तरीकों से ये नहीं होने वाला। तो उन्होंने एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप लिया। एकदम एक्सट्रीम। उन्होंने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां कोई कंप्यूटर नहीं था। वेट, बिना कंप्यूटर के कोडिंग सीखने चले थे? हाँ, यही तो ट्विस्ट है। कमरे में कोई इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन नहीं था, बस कोडिंग की एक किताब थी, कुछ खाली पेपर थे और एक हाइलाइटर। ये तो शुरू में किसी टॉर्चर से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल टॉर्चर था। उनका दिमाग बार बार उस डोपामीन हिट के लिए तड़पता था जो उन्हें स्क्रीन देखने से मिलता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और धीरे धीरे उस कमरे के खालीपन ने उनके दिमाग को शांत होना और एक ही जगह टिकना सिखा दिया होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने अपने फोकस की मसल को दोबारा ट्रेन किया और इसी डीप वर्क के दम पर जेसन ने डेव बूट कैंप नाम का एक बहुत ही मुश्किल कोर्स स्टॉप किया। क्या बात है। और रिजल्ट क्या हुआ? उनकी सैलरी जो पहले $45,000 थी, वो कुछ ही टाइम में बढ़कर $1,00,000 तक पहुंच गई। इस सच में डीप वर्क का पावर है। जेसन की ये सक्सेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन की तरफ इशारा करती है। अगर हम बड़ी यूनिवर्सिटीज के उन टॉप स्टूडेंट्स को देखें जो हमेशा स्ट्रेट ए ग्रेड्स लेते हैं, तो एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। कैसा फैक्ट? रिसर्च बताती है कि ये जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये एवरेज स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम घंटे पढ़ाई करते हैं। अरे, ये तो किसी भी आम स्टूडेंट को परेशान करने वाली बात है। मतलब वो कम टाइम देकर भी इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स को कैसे मास्टर कर लेते हैं? इसका सीक्रेट प्रोडक्टिविटी के एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला में छिपा है। प्रोडक्टिविटी बराबर होती है लगाए गए टाइम को फोकस की इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के। टाइम मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी? हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट लाइब्रेरी में 10 घंटे तक किताब खोलकर बैठ सकता है, लेकिन हर 10 मिनट में उसका ध्यान फोन पर जाता है, तो उसकी फोकस की इंटेंसिटी बहुत लो रहती है। सही बात है।
वहीं एक टॉप स्टूडेंट सिर्फ 3 या 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन उस दौरान उसकी इंटेंसिटी अपने टॉप लेवल पर होती है। लेकिन ये जो इंटेंसिटी की कमी है ना, इसके पीछे सिर्फ हमारी विल पावर का ना होना रीजन नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। अच्छा। हाँ, साइकोलॉजिस्ट सोफी लीरॉय ने इस कॉन्सेप्ट को अटेंशन रेजिड्यू यानी ध्यान का अवशेष कहा है। जब भी कोई इंसान एक काम को छोड़कर बीच में किसी दूसरे काम पर जाता है तो उसका पूरा ध्यान शिफ्ट नहीं होता। तो ये अटेंशन रेजिड्यू दिमाग में काम कैसे करता है? इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर ब्राउजर में एक साथ 10-12 हेवी टैब्स खोल दिए गए हों। हाँ, ब्राउजर तो हैंग हो जाता है ऐसे में। एग्जैक्टली। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई के बीच में उठकर सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना फोन चेक करता है या नया टैब खोलकर ईमेल देखता है तो उसे लगता है कि उसने फोन रख दिया और वो वापस अपने काम पर आ गया। लेकिन बैकग्राउंड में वो टैब्स अभी भी खुले हैं। बिल्कुल, बैकग्राउंड में चल रहे वो पुराने टैब्स उसके दिमाग के प्रोसेसर को पूरी तरह स्लो कर चुके होते हैं। दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी उस ईमेल या उस इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में सोच रहा होता है जो उसने अभी देखी। और इसी को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। हाँ, जितनी बार हमारा ध्यान एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है, ये रेजिड्यू दिमाग में उतना ही इकट्ठा होता जाता है। और यही वजह है कि दिन के एंड में हम खुद को मेंटली पूरा थका हुआ फील करते हैं। ये रेजिड्यू किसी भी नई और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को गहराई से समझने की हमारी कैपेसिटी को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये क्लियर हो गया है कि ध्यान का एक कचरा हमारी कैपेसिटी को खत्म कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से बचे कैसे? कोई अपना दिन कैसे प्लान करे? इसका सबसे इंटरेस्टिंग जवाब हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े थिंकर्स की रूटीन में मिलता है। जैसे अगर हम फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग की बात करें। कार्ल यूंग, जो 20th सेंचुरी के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक थे। हाँ, जूंग पर उनके मेंटर सिगमंड फ्रॉइड का बहुत गहरा असर था। लेकिन यूंग को अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। उन्हें साइकोलॉजी की दुनिया में कुछ ऐसा लाना था जो पहले किसी ने ना सोचा हो। और उस लेवल की गहराई के लिए उन्हें फोकस चाहिए था। बिल्कुल। और ज्यूरिक शहर की भीड़ और उनके क्लिनिक की बिजी लाइफ में ये पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक ग्रैंड जेस्चर लिया, एक बहुत बड़ा कदम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने शहर के शोर से दूर एक गांव में झील के किनारे पत्थरों से अपना खुद का एक छोटा सा घर बनाया, जिसे उन्होंने बॉलिंजिंग टावर नाम दिया। वहां कोई लाइट नहीं थी, कोई मॉडर्न सुविधा नहीं थी। मतलब पूरा आइसोलेशन। हाँ, वो रोज सुबह उठते, अपना खाना खुद बनाते और घंटों तक बिना किसी इंसान से मिले डीप वर्क करते। ये सच में अपने काम के लिए एक बहुत बड़ा डेडिकेशन था। वैसे हैरी पॉटर की राइटर जेके राउलिंग ने भी तो कुछ ऐसे ही किया था। हाँ, वही तो। जब उन्हें अपनी आखिरी किताब पूरी करनी थी और उन्हें घर में बहुत शोर मिल रहा था, तो वो एक महंगे होटल के कमरे में जाकर अकेले काम करने लगी। ये ग्रैंड जेस्चर दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि जो काम किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, एक आम स्टूडेंट या प्रोफेशनल अपना खुद का टावर तो नहीं बना सकता ना। सही बात है, ना ही हम हमेशा महंगे होटल में रह सकते हैं। तो उनके लिए कैल न्यूपोर्ट रिदमिक फिलॉसफी का सजेशन देते हैं, यानी एक रिदम बनाना। मतलब किसी स्पेशल जगह पर जाने के बजाय टाइम की एक ऐसी रिदम बना लेना जिससे तोड़ा ना जा सके। एग्जैक्टली। ब्रायन शेपल नाम के एक पर्सन की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक फुल टाइम जॉब में थे, एक बिजी पिता थे और उन्हें अपनी पीएचडी भी पूरी करनी थी। टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा उनके पास। नहीं था, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया। हर सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक बिना किसी एक्सेप्शन के वो सिर्फ अपने रिसर्च पेपर पर काम करेंगे। और इस रिदमिक फिलॉसफी के दम पर उन्होंने बहुत जल्दी अपनी पीएचडी पूरी कर ली। बेट, मुझे यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आ रही है। क्या? सिर्फ कैलेंडर पर सुबह 5:30 बजे लिख लेना कोई जादू थोड़ी है। अगर कोई स्टूडेंट अलार्म बजाकर सुबह 5:30 बजे अपनी डेस्क पर बैठ भी जाए तो उसका दिमाग तो फिर भी भटकेगा ही। क्या सिर्फ टाइम ब्लॉक करने से दिमाग फोकस करना सीख जाता है? ये बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सिर्फ टाइम फिक्स करना कभी काफी नहीं होता। न्यूपोर्ट समझाते हैं कि डीप वर्क के लिए स्ट्रिक्ट रिचुअल्स यानी कठोर अनुष्ठान बनाने पड़ते हैं। रिचुअल्स कैसे? जैसे रॉबर्ट कारो या चार्ल्स डार्विन जैसे महान लोगों की लाइफ देखें तो वो सिर्फ टाइम तय नहीं करते थे, वो पूरी प्रोसेस तय करते थे। जब आप डीप वर्क करने बैठें तो पहले से पता होना चाहिए कि आप कहाँ काम करेंगे, कैसे करेंगे और आपकी सक्सेस का मैट्रिक क्या होगा। अच्छा,
तो अगर किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट की बात करें, जिसके कमरे या आसपास हमेशा शोर रहता है, उसका रिचुअल ये हो सकता है कि वो रोज सुबह हॉस्टल के कमरे में नहीं बल्कि लाइब्रेरी के एक शांत कोने में जाएगा। बिल्कुल सही। वो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लगाएगा और उसका क्लियर टारगेट होगा कि अगले 1 घंटे तक इंटरनेट बंद रखकर वो अपने सबसे टफ सब्जेक्ट के 2 चैप्टर पढ़ेगा। एकदम सही कहा। ये रिचुअल आपके ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि अब शैलो दुनिया बंद हो गई है और डीप दुनिया शुरू होने वाली है। इसके साथ ही ना ये भी फिक्स करना चाहिए कि आप अपने दिमाग को एनर्जी कैसे देंगे। जैसे काम शुरू करने से पहले 1 कप ब्लैक कॉफी पीना। हाँ, या काम से पहले थोड़ी देर वॉक करना। ये छोटी छोटी बातें उस मेंटल फ्रिक्शन को कम करती हैं जो हमें काम शुरू करने से रोकता है। लेकिन ये सारा रिचुअल तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि दिमाग में बोर होने की कैपेसिटी ना हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल दी है। हमें हर 2 मिनट में एक नई स्टिमुलेशन चाहिए होती है। तो फोकस की इस मसल को ट्रेन कैसे करें? ये इस किताब का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है। न्यूपोर्ट यहाँ एक बहुत ही अलग रूल बताते हैं। वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक मत लीजिए बल्कि फोकस से ब्रेक लीजिए। ये तो नॉर्मल सोच से बिल्कुल उल्टा है। अक्सर एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, चलो खुद को रिवॉर्ड देने के लिए 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं। और यही सबसे बड़ी गलती है जो अटेंशन रेजिड्यू पैदा करती है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि पूरे दिन में इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स फिक्स होने चाहिए और उन ब्लॉक्स के अलावा बाकी पूरे टाइम आपको ऑफलाइन रहना चाहिए। मतलब अगर कुछ सर्च भी करना है तो उस ब्लॉक का वेट करना पड़ेगा। हाँ, इससे दिमाग को बोर होने की आदत पड़ती है। वो हर सेकंड नई स्टिमुलेशन के पीछे भागना छोड़ देता है। सोशल मीडिया के इस जाल से बाहर निकलने के लिए ना रायन निकोडेमस की पैकिंग पार्टी वाला एक्सपेरिमेंट भी बहुत रिलेटेबल है। ओह हाँ, वो पैकिंग पार्टी। रायन ने एक बार अपने घर का सारा फालतू सामान डब्बों में पैक कर दिया था और फिर 1 महीने तक सिर्फ वही चीजें निकाली जिनकी सच में उन्हें जरूरत थी। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डिजिटल दुनिया में भी हमें यही करना चाहिए। मतलब 30 दिनों के लिए अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरह बंद कर देना। बिल्कुल। और उस 1 महीने के बाद खुद से 2 कड़वे सवाल पूछना। पहला, क्या इन 30 दिनों में इन प्लेटफॉर्म्स के बिना मेरी लाइफ खराब हो गई? और दूसरा, क्या मेरे वहां ना होने से दुनिया को या मेरे दोस्तों को कोई खास फर्क पड़ा? और ज्यादातर केसेस में जवाब ना ही होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक आता है। कई स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स को लगता है कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो वो नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज से छूट जाएंगे या दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं चलेगा, जिसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। हाँ, ये मुझे ना एक होर्डर यानी कबाड़ी की याद दिलाता है। कबाड़ी की मेंटालिटी, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए। जैसे एक होर्डर अपने घर का पुराना अखबार या टूटा हुआ डब्बा इस डर से नहीं फेंकता कि शायद फ्यूचर में ये कभी काम आ जाए। हाँ, वो हर कबाड़ में कोई ना कोई फ्यूचर का फायदा ढूंढ लेता है। एग्जैक्टली। उसी तरह लोग फेसबुक या ट्विटर डिलीट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई ऐसी पोस्ट दिख जाए या कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उनके करियर में काम आ जाए। ये एक फॉल्स सिक्योरिटी है। माल्कम ग्लैडवेल या माइकल लुइस जैसे वर्ल्ड फेमस राइटर्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वो लोग तो ट्विटर पर हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं कि उन्हें टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि उनके करियर की 80% सक्सेस उनके 20% मेन कामों से आती है, यानी गहरी रिसर्च करना और शानदार किताबें लिखना। यानी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्हें एक बेहतर राइटर नहीं बनाता। उसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो उसका मेन टारगेट अपने सब्जेक्ट को मास्टर करना है। उसे ये ऑडिट करना होगा कि क्या इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने से उसके ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं। अगर जवाब ना है तो वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और शैलो वर्क तो पहचानने की एक और बहुत अच्छी ट्रिक है। वो क्या? किसी भी काम को इस पैरामीटर पर टेस्ट कीजिए। क्या एक नया कॉलेज ग्रेजुएट जिसे बस कुछ महीनों की ट्रेनिंग दी गई हो, वो इस काम को कर सकता है? जैसे ईमेल्स का रिप्लाई करना, मीटिंग शेड्यूल करना है, नोट्स अरेंज करना। हाँ, अगर एक प्रोफेशनल का ज्यादातर टाइम इन्हीं कामों में जा रहा है तो उसे कंपनी से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो जब हमने इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, अपना टाइम ब्लॉक कर लिया और शैलो वर्क को पहचान लिया, तो अगला सवाल यह आता है कि इस डीप वर्क को एक लंबे टाइम तक मेंटेन कैसे करें। कोई स्टूडेंट अपना वीक कैसे डिजाइन करे कि उसे अपनी प्रोग्रेस दिखे। यहीं पर बिजनेस वर्ल्ड की एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी काम आती है, जिसे 4DX या 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है। ये एंडी ग्रोव और क्लेटन क्रिस्टेंसन जैसे थिंकर से इंस्पायर्ड है। इस फ्रेमवर्क का सबसे जरूरी हिस्सा है
लैग मेजर्स और लीड मेजर्स के बीच का फर्क समझना। देखिए, अक्सर लोग अपने टारगेट्स को लैग मेजर्स से नापते हैं, जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट या किसी रिसर्चर के लिए उसका पब्लिश हुआ पेपर। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये रिजल्ट सामने आता है ना, तब तक उसे चेंज करने का टाइम निकल चुका होता है, वो लैग हो चुका है। इसीलिए 4DX फ्रेमवर्क कहता है कि लीड मेजर्स पर फोकस करो। लीड मेजर्स वो स्टेप्स हैं जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होते हैं। जैसे डीप वर्क में आपका लीड मेजर ये होना चाहिए कि आपने बिना डिस्ट्रैक्शन के कितने घंटे पढ़ाई की या काम किया। और इन घंटों को ट्रैक करने के लिए एक विजुअल स्कोरबोर्ड बनाना एक कमाल की टेक्निक है। जब कोई स्टूडेंट अपनी डेस्क के सामने दीवार पर रोज अपने डीप वर्क के आवर्स लिखता है ना, तो वो एक अलग तरह का मोटिवेशन देता है। हाँ, ये पूरे प्रोसेस को एक गेम की तरह बना देता है। और इस पूरे सिस्टम को लंबे टाइम तक चलाने के लिए एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी रूल है, दिन के एंड में काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होने की कला, जिसे न्यूपोर्ट शटडाउन रिचुअल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, शाम को एक स्ट्रिक्ट शटडाउन रिचुअल फॉलो करना। इसका मतलब है कि जब दिन का काम खत्म हो जाए तो अपनी टू डू लिस्ट चेक करना, अगले दिन की प्लानिंग करना और फिर खुद से जोर से कहना शट डाउन कंप्लीट। और उसके बाद रात के टाइम किसी भी तरह के काम या ईमेल्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। ब्लूमा ज़िगार्डनिक नाम की एक साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने रेस्टोरेंट के वेटर्स पर एक रिसर्च की थी। अच्छा, वेटर्स पर? हाँ, उन्होंने नोटिस किया कि वेटर्स को वो ऑर्डर्स तो याद रहते थे जो अभी सर्व नहीं हुए थे, लेकिन बिल पे होने के बाद वो सब कुछ भूल जाते थे। इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जो काम अधूरे रह जाते हैं वो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो एक प्रॉपर शटडाउन रिचुअल दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अधूरे कामों की प्लानिंग हो चुकी है, इसलिए अब दिमाग उन्हें छोड़ सकता है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स यानी विरोधाभास देख रहा हूँ। ये कितनी अजीब बात है ना कि अगले दिन ज्यादा और बेहतर काम करने के लिए आपको सच में शाम को काम करना पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। वही तो। ये बिल्कुल जिम में वर्कआउट करने जैसा है। जब कोई इंसान जिम में भारी वेट उठाता है तो उस टाइम वो एक्चुअली अपनी मसल्स को तोड़ रहा होता है। जिम के अंदर मसल्स नहीं बनती, बल्कि मसल्स तब ग्रो होती हैं जब वो इंसान रात को गहरी नींद में सो रहा होता है, जब बॉडी को रेस्ट मिल रहा होता है। एग्जैक्टली। और दिमाग का रूल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इस जिम वाली एनालॉजी को अगर हम न्यूरोसाइंस के हिसाब से देखें तो ये और भी परफेक्ट बैठती है। जब कोई स्टूडेंट मैथ्स, कोडिंग या कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सीखता है तो उसके दिमाग में न्यूरॉन्स के आसपास माइलिन नाम के एक टिश्यू की लेयर बनने लगती है। माइलिन? हाँ, ये लेयर जितनी मोटी होगी वो इंसान उस स्किल में उतना ही फास्ट होगा। और ये माइलिन की लेयर तब सबसे ज्यादा बनती है जब दिमाग को प्रॉपर आराम मिल रहा होता है। मतलब गहरे आराम के बिना इस माइलिन का बनना स्लो हो जाता है। बिल्कुल। टिम क्रेडर जैसे राइटर्स ने भी यही बात कही है कि क्रिएटिव और डीप काम करने के लिए खाली टाइम और थोड़ा आलसी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट दिन भर पढ़ाई करने के बाद रात को बिस्तर पर लेटकर भी अपने नोट्स के बारे में सोच रहा है तो वो एक्चुअली अपनी लर्निंग कैपेसिटी को डैमेज कर रहा है। क्योंकि बिना आराम के दिमाग अगले दिन के डीप वर्क के लिए रेडी नहीं हो सकता। सही बात है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। 21st सेंचुरी की इस इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में डीप वर्क किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिल्कुल एक सुपर पावर है। जो लोग अपने ध्यान को भटकने से रोक सकते हैं वो किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकते हैं। अगर इसे शॉर्ट में कहें तो अपने शैलो कामों को पहचानो और उन्हें काट दो। अपने टाइम की अच्छे से प्लानिंग करो। बोर होने को अपनी ताकत बनाओ और हर शाम अपने दिमाग को काम से पूरी तरह आजाद कर दो। यही इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता है। जो भी स्टूडेंट अपने मुश्किल सब्जेक्ट्स को मास्टर करना चाहता है या कोई प्रोफेशनल जो नई स्किल्स जल्दी सीखना चाहता है, उसे इस डेप्थ को अपनाना ही होगा। ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। आजकल का कल्चर हमें यही सिखाता है कि हमेशा ऑनलाइन रहो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करो। असली और मीनिंगफुल काम तभी शुरू होता है। और इसी थॉट के साथ मैं एक आखिरी बात शेयर करना चाहूंगा जो इस किताब में विनिफ्रेड गैलिगर के हवाले से कही गई है। अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ, यानी एक गहरा जीवन ही एक अच्छा जीवन है। ये थॉट अपने आप में बहुत पावरफुल है। और जो भी लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए अब अपने आप से ये पूछने का टाइम आ गया है, अगर आज हम अपनी लाइफ से वो सारे शैलो काम और सोशल मीडिया के एंडलेस नोटिफिकेशंस हटा दें जो हमें हर पल इंपॉर्टेंट या बिजी होने का एक फेक इल्यूजन देते हैं, तो क्या हम अपनी ट्रू पोटेंशियल की उस शांत, गहरी और शायद थोड़ी डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं
जहां तक हम अभी पहुंचे ही नहीं हैं।